वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। ये किताब महज शख्सी याददाश्तों या सियासी वाक़यात की फहरिस्त नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी सियासत की एक निहायत हसास, पेचीदा और फैसलाकुन अहद की फ़िक्रबाज़ ख़्वानी है। किताब के मुसन्निफ़ मारूफ सहाफ़ी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट संतोष भाटिया ने चंद्रशेखर, वीपी सिंह और सोनिया गांधी जैसे मुख्तलिफ़ुल मिजाज और मुख्तलिफ़ सियासी पस मंज़र रखने वाले किरदारों के ज़रिए उस ज़माने की सियासत, अखलाकियात, ताकत के तवाज़ुन और अवामी उमंगों को समझने की संजीदा कोशिश की है। दरअसल किताब की सबसे नुमायाँ खूबी इसका बयानिया है, जो ना तो जज्बाती नारेबाजी में उलझता है और ना ही महज खुश्क तज्ज़िये तक महदूद रहता है। मुसन्निफ़ वाक़यात को ज़ाती मुशाहिदे, बराह रास्त मुकालमों और पस मंज़र की बारीकियों के साथ पेश करता है, जिससे क़ारी को यूँ महसूस होता है जैसे वो खुद इस अहद की सियासी कमरों, पार्टी इजलासों और फैसलाकुन लम्हात में मौजूद हो। चंद्रशेखर का बाब इस किताब का एक फ़िक्री महवर है। मुसन्निफ़ इन्हीं रिवायती मायनों में ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सियासी किरदार के तौर पर पेश करता है जो महदूद आज़ादी की हिमायत के बावजूद अखलाकी जुर्रत और शख्सी वक़ार के साथ खड़ा रहता है। चंद्रशेखर की सादगी, साफगोई और इक़्तिदार के दबाव के सामने न झुकने का वस्फ़ किताब में नुमायाँ होकर सामने आता है। मुसन्निफ़ ये भी वाज़ेह करता है कि किस तरह ताकत की सियासत में सच बोलना अक्सर तन्हाई का सबब बनता है, और चंद्रशेखर इस तन्हाई की कीमत अदा करने पर आमादा नजर आते हैं। वीपी सिंह के हवाले से किताब एक मुतवाज़िन मगर जुर्रतमंद तज्ज़िया पेश करती है। उन्हें न तो महज एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया है और न ही एक मुतनाज़ सियासतदान के तौर पर। मुसन्निफ़ उनके फ़ैसलों के पस मंज़र ख़ासतौर पर समाजी इंसाफ और रिजर्वेशन से मुतालिक पॉलिसियों के असरात को तारीख़ी तनाजुर में रख कर देखता है। सोनिया गांधी पर लिखा गया हिस्सा किताब को एक मुख्तलिफ जहत देता है। यहाँ मुसन्निफ़ ताकत के रस्मी मनसब से हट कर एक ऐसी शख्सियत का मुताला करता है जो पसे पर्दा असर रसूख, तंजीमी नज़्म और सियासी सब्र के ज़रिए अपना किरदार अदा करती है। किताब की एक और अहम खुसूसियत यह है कि महज मरकज़ी किरदारों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उस अहद की मजमूई सियासी फ़िज़ा को भी गिरफ्त में लेती है। पार्टी टूट फूट, इत्तेहादों की नज़ाकत, मीडिया का बढ़ता हुआ किरदार और अवामी राय की तश्कील, ये सब अनासिर किताब में मरबूत अंदाज में सामने आते हैं। मुसन्निफ़ दिखाता है कि किस तरह नज़रियात और इक़्तिदार के दरमियान कशमकश ने सियासत को अक्सर अखलाकी इम्तिहान में डाल दिया। ज़बान व बयान के अतबार से किताब सादा मगर असर अंगेज़ है। मुसन्निफ़ मुश्किल इस्तिलाहात या गैर ज़रूरी फ़लसफ़ियाना मुश्काफ़ियों से गुरेज करता है, जिसकी वजह से आम क़ारी भी इस मतन से जुड़ जाता है। साथ ही जहाँ तज़्ज़िया दरकार हो वहाँ दलील और मिसाल के साथ बात रखी गई है। ये तवाज़ुन किताब को सहाफ़ती तहरीर और इल्मी मुताले के दरमियान एक काबिल क़द्र मकाम अता करता है। दरअसल ये किताब आज के सियासी माहौल में ख़ासी अहमियत रखती है, जहाँ फ़ौरी फ़ायदे और बयानी साजी ने संजीदा मुकालमे की जगह ले ली है। मुसन्निफ़ ये हमें याद दिलाता है कि सियासत की असल क़द्र सच्चाई, ज़िम्मेदारी और अवामी खिदमत में मुज़मिर है, ख़वाह इसकी क़ीमत वक़्ती नाकामी ही क्यों ना हो। चंद्रशेखर, वीपी सिंह और सोनिया गांधी किरदार इस तनाजुर में अलामत बनकर उभरते हैं। ये किताब महज खुलासा नहीं, बल्कि फ़िक्री व तज़्ज़ियाती मुताला है। चंद्रशेखर, वीपी सिंह और सोनिया गांधी के किरदारों को तारीख़ी व अखलाकी ज़ाविये से देखता है। आम क़ारी और संजीदा मुताला करने वालों दोनों के लिए काबिल फ़हम है। मुंसिफ टीवी की ख़ास पेशकश में आपका इस्तकबाल और खैर मक़दम है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तरह से तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप एक मारूफ़ कलमकार हैं, सहाफ़ी हैं। इसके अलावा आपने कई किताबें आपने तहरीर की हैं, साथ ही साथ आप मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहे हैं। इसी के साथ आप ये लोग अमूमन कम जानते हैं, आप कई फ़िल्मों की आपने प्रोड्यूसर के तौर पर आपने खिदमत अंजाम दी है। और जिस शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं संतोष भाटिया साहब, जिनकी अभी हाल ही में किताब जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और सोनिया गांधी और मैं। ज़ाहिर सी बात है ये किताब काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से हो जाती है क्योंकि बड़ी हस्तियों पर जिस तरह से लिखी गई है किताब, वो तमाम जो चीज़ें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डीपली लिखा गया है। उनके साथ गुज़ारे लम्हात हैं, उनके साथ जो बातचीत है, गुफ्तगू है, ख़यालात है, तासुरात है, वो तमाम चीज़ें एक किताब के अंदर जो मौजूद हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो ख़ास तौर से अहमियत की बात है, वो अगर हम हाइलाइट के तौर पे देखें तो वो ये लिखा है कि वो कुछ दीवाने थे जो चुनौतियों की बारिश के बीच तारीख़ लिख रहे थे और मैं कतरों को जोड़कर मोती समेटकर तारीख़ गूँथ रहा था। तो ये ज़ाहिर सी बात है किताब काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और हम ख़ास तौर से बात करेंगे संतोष भाटिया साहब से। सर, आपने किताब लिखी, सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। और किताब के हवाले से बताइए कि किताब की क्यों ज़रूरत पेश आई? ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी आपने जो चीज़ें आपने पेश की हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये किताब वीपी सिंह
चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, ये पहले हिंदी में आई और ये इसका उर्दू का ट्रांसलेशन है जिसे मैंने डॉक्टर मंजूर आलम को डेडिकेट किया है। डॉक्टर मंजूर आलम की अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है और डॉक्टर मंजूर आलम को मैंने ये क्यों डेडिकेट किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जी। डॉक्टर मंजूर आलम को मैं एक ऐसे शख्स के रूप में मानता हूँ जिन्होंने पूरी मुस्लिम सोसाइटी को प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखने की सलाहियत दी। इसके पहले बहुत सारे मुस्लिम दानिश्वर बेसिकली उनके नेता या उनको बताने वाले मजहबी नेता थे। डॉक्टर मंजूर आलम ने मज़हब से अलग सोशियो इकोनॉमिक नज़रिया भी कुछ होता है प्रॉब्लम्स को देखने का, और अपनी प्रॉब्लम्स से ऊपर आने का अगर कोई रास्ता निकल सकता है सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग के ज़रिए, तो उसकी उन्होंने एक बड़ी वजह मुस्लिम समाज को दी, जिसकी वजह से आज मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। और डॉक्टर मंजूर आलम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में मशहूर थे। ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान में बहुत कम है जैसी डॉक्टर मंजूर आलम की थी। चूँकि वो हमारे बीच से अभी कुछ दिन पहले ही गए हैं, तो मुझे बहुत सही लगता है कि मैं उनको याद करूं और मैं ये कहूं कि अगर डॉक्टर मंजूर आलम नहीं होते तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये चीज़ आप बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर डॉक्टर मंजूर आलम साहब नहीं होते डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते। इसलिए कि 2004 का चुनाव होने वाला था और चुनाव के बाद अंदाज़ा ये था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बराबर की वोटिंग होगी। फिर जो देश के बाकी लीडर्स हैं, जिनमें हम एनटीआर को मान सकते हैं, हम ज्योति बसु को मान सकते हैं, हम करुणानिधि जी को मान सकते हैं, ये लोग जिस तरफ जाएंगे उसी हिस्से का आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा। और वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ चले जाएंगे तो वाजपेयी जी का आदमी प्रधानमंत्री होगा बीजेपी का, और अगर वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर डॉक्टर मंजूर आलम का रोल आता है। वो घटना जब आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से डॉक्टर मंजूर आलम ने हिंदुस्तान की पूरी सियासत को बदलने में बहुत ही की रोल प्ले किया। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर मंजूर आलम साहब ने जिस तरीके से रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बनना प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को था, वो भी इसमें रीज़न है कि सोनिया गांधी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनी। फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर डॉक्टर मंजूर आलम साहब नहीं होते तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। जी सर, इसके अंदर हमने बहुत डीपली देखा है, पूरी किताब के अंदर तकरीबन 37 फहरिस्त हैं। अगर हम बात करें ख़ास तौर से एक मौजूदा वक्त के एक मशहूर ताजिर हैं जो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, उनके वालिद पर आपने पूरा 4 सफ़ात पर या तकरीबन आपने 5 सफ़ात पर पूरी जगह दी है। क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से? धीरू भाई अंबानी साहब का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनके बारे में आपने सारी चीज़ें लिखी हैं, उनसे मुलाकात का सारी एक एक चीज़ आपने बताई है, क्या कहना चाहेंगे? धीरू भाई अंबानी हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और धीरू भाई अंबानी ऐसे बिजनेसमैन थे जिनके पास पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके मन के हिसाब से चलती थी। इसमें मैंने जिक्र किया है कि धीरू भाई अंबानी जब वीपी सिंह से पहले जितने वित्त मंत्री हुए तो वित्त मंत्रालय के ऊपर राज्य चलता था धीरू भाई अंबानी का, और वित्त मंत्रालय में खाना भी ताज होटल से धीरू भाई अंबानी ही रोज़ भिजवाते थे। वित्त मंत्री के लिए भी और वित्त मंत्रालय के सभी बड़े अधिकारियों के लिए भी दिल्ली के ताज होटल से
वित्त मंत्रालय में खाना जाता था। धीरू भाई अंबानी का ये दबदबा था। प्रधानमंत्री उन दिनों इंदिरा गांधी थी। जी। तो धीरू भाई अंबानी, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए तो धीरू भाई अंबानी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनका वित्त मंत्रालय से रिश्ता खत्म हो गया। वीपी सिंह एक ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय को सारे दबावों से, सारी कैद से आज़ाद कर दिया था। कोई भी उनके मंत्रालय में जा नहीं सकता था। और थोड़े दिनों में तो हालत ये हो गई थी कि ये शोर हो गया था कि अगर उनके घर के 3 किलोमीटर के पास से कोई बिजनेसमैन गुजरता है तो उसके ऊपर नज़र रखी जाने लगती है। लोग उनके घर से 3 किलोमीटर दूर से गुजरते थे जो बिजनेसमैन थे। धीरू भाई अंबानी बहुत परेशान थे। वीपी सिंह ने जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ये आदेश दिया था कि कोई भी बिजनेसमैन अगर गलत काम करता है तो उसे जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उस दौरान बहुत सारे बिजनेसमैन के यहाँ छापा पड़ा, जिनमें किर्लोस्कर साहब भी जेल में गए, एल एम थापर भी जेल में गए, एल एन थापर जेल में गए, लेकिन बचे हुए थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी के यहाँ से बहुत बड़ा धागों की खरीद में घोटाला हुआ। उनके यहाँ ईडी ने छापा डालने का तय किया और उस समय के डायरेक्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से परमिशन मांगी। प्राइम मिनिस्टर ने परमिशन दे दी। सुबह रात के 12 बजे यहाँ से, दिल्ली से टीम फ्लाई करके बम्बई जाने वाली थी और धीरू भाई अंबानी के यहाँ छापा मारने वाली थी। धीरू भाई अंबानी ने, चूँकि पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनका निचले लेवल पे भी दबदबा था, उनको कहीं से खबर मिल गई तो उनको करीब 11:30 बजे या 11 बजे के आसपास उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो उस समय के डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस प्राइम मिनिस्टर के पास गए, फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए, माफ़ कीजिएगा जी, और फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है तो हमको भी छापा डालना रोकना पड़ेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रोक दिया। संयोग की बात है कि मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के पास बैठा हुआ था। जब डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस आए तो मुझे बिना बताए दोनों अंदर चले गए अपने घर में और वहाँ से बाहर निकले तो सिर्फ इतना सुनते हुए कि हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अगले दिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं था उस समय, तो पता नहीं क्यों कर्टसी कॉल के लिए गया हुआ था। तो जब अगले दिन ये खबर आई कि धीरू भाई अंबानी को पैरालिसिस का अटैक हो गया है, तब मैंने समझा कि शायद यही घटना रही होगी जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर कहते हुए आ रहे थे कि हाँ आपका फैसला सही है। फिर मैंने पता किया तो ये घटना पता चली जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ जी। सर, इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करें इसमें जो दूसरा, अगर इसमें सबसे अहम जो रखता है, इसमें बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन साहब का आपने जिक्र किया। उनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है राजीव गांधी की दोस्ती का जिक्र सभी लोग वाकिफ़ हैं। उसमें आपने एक मुलाकात के अंदर आपने लिखा है कि राजीव गांधी ने उनको जिस तरह से अमिताभ बच्चन को ही इज़ ए स्नैक कहा, वो पूरा चीज़ें आपने उसमें चैप्टर में वाज़ेह किया है। तो वो चीज़ क्या थी, किस मौके पर उन्होंने कहा, वो चीज़ बताई, क्योंकि वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। मैं इस पूरे किस्से को आपको बताता हूँ। राजीव गांधी की दोस्ती अमिताभ बच्चन से थी और ये पारिवारिक दोस्ती थी जी। अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन इंदिरा जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो घर में आती जाती रहती थी। उनका राजीव गांधी से बहुत अपनापन था और अमिताभ बच्चन भी बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन वो और बच्चों के वो पसंदीदा थे। तो जब चुनाव आया 84 का, जब 84 का चुनाव आया तो राजीव गांधी को लगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा को, जो देश के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, केंद्रीय कैबिनेट में रहे थे, इंदिरा जी का साथ उन्होंने छोड़ करके इमरजेंसी में के बाद जगजीवन राम के साथ
जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हुए थे, तो बहुगुणा जी इलाहाबाद के एक छत्र नेता थे। उनको हराने के लिए राजीव गांधी के दिमाग में आया कि हम अमिताभ बच्चन को खड़ा करें। उन्होंने अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से खड़ा किया और वहाँ पर पहला चुनाव मैंने अपनी आंख से देखा, जो कवर किया मैंने। बच्चों ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ के और मम्मी का हाथ पकड़ करके कहा कि इस बार अमिताभ बच्चन को वोट दीजिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन बच्चों के बड़े पसंदीदा नेता अभिनेता थे। आप सोचिए, एक पूरा चुनाव हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा राष्ट्रीय नेता, जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने देश आज़ादी के बाद देश को एक शेप दी, उसको बच्चों ने और बच्चों के माँ बाप ने कि चलो हमारा बेटा कह रहा है इस बार अमिताभ बच्चन को वोट दे देते हैं, तो लोगों ने थम्पिंग मेजॉरिटी से अमिताभ बच्चन को जितवा दी। राजीव गांधी वो सांसद बन के आ गए यहाँ पे, और चूंकि बड़े नेता थे तो राजीव गांधी के दोस्त थे। जब भी कोई विदेशी मेहमान आता था तो राजीव जी बुलाते थे, अमिताभ बच्चन को परिचय कराते थे और कहते थे कि देश के बहुत बड़े एक्टर हैं, बजाय सांसद नहीं, बहुत बड़े अभिनेता है। तो कुछ एक के सामने उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा भी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसके ऊपर डांस करके दिखाओ। अमिताभ बच्चन ने दिखाया। अमिताभ बच्चन के खिलाफ सारे देश में एक शोर हो गया कि राजीव गांधी का जितना ब्लैक का पैसा है वो अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अमिताभ बच्चन कहीं पर मैनेज कर रहे हैं। और देश में ये शोर हो गया कि अमिताभ बच्चन देश के जो पूंजीपति फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह से संपर्क नहीं कर सकते थे, वो अमिताभ बच्चन के ज़रिए से राजीव गांधी से संपर्क करने लगे। और एक तरीके से वो देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जिनमें धीरूभाई अंबानी भी एक थे, उनके वो बड़े दुलारे हो गए, लाडले हो गए। अमिताभ बच्चन, हिंदुजा हों, जितने भी उस समय के टाटा थे, ये सारे लोग अमिताभ बच्चन के ज़रिए से राजीव गांधी से संपर्क बनाने लगे, करने लगे। सर, अमिताभ बच्चन जीत जाते हैं, फिर उनसे मुलाकात होती है, वो जब बाहर से सांसद आते हैं। अमिताभ बच्चन परेशान हो गए जब उनके ऊपर हमले होने लगे, मीडिया के बहुत सारे हमले उनके ऊपर होने लगे। तो लोगों ने अमिताभ बच्चन से कहा, उनके सलाहकारों ने, कि आपके ऊपर ये हमले होते रहेंगे जब तक आप सांसद रहेंगे। इसके बीच में अमिताभ बच्चन को एक डर लगने लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह है और वो हमारे किसी आदमी की कोई बात सुनते नहीं हैं, बिजनेसमैन उनके यहाँ जा नहीं सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते हैं ये नहीं पता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास शिकायतें तो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बहुत जा रही थी, अमिताभ बच्चन खुद ले जा रहे थे। तो अमिताभ बच्चन को लोगों ने राय दी कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। अगर आप पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर देते हैं तो जाहिर है आपके ऊपर हमले कम हो जाएंगे, नहीं तो वित्त मंत्री आपके यहाँ कभी भी छापा डलवा देंगे। और चूंकि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी का पैसा मैनेज कर रहे हैं, ये अफवाह है, और कहीं कोई सबूत मिल गया तो परेशानी हो जाएगी। तो तय किया अमिताभ बच्चन ने रिज़ाइन करना। अमिताभ बच्चन अपनी माँ तेजी बच्चन के साथ राजीव गांधी से मिलने गए। ये सारा इस किताब में ये दर्ज है घटनाएं। तेजी बच्चन ने राजीव गांधी से कहा कि राजीव, अमित रिजाइन नहीं करेंगे अगर आप इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें, देश का विदेश मंत्री। राजीव गांधी चेहरा देखते रह गए तेजी बच्चन का, क्योंकि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें मालूम था कि किसको क्या बनाना है। और उन्होंने ही वीपी सिंह को वित्त मंत्री बनाया था, ये कह के बनाया था। जब वीपी सिंह ने उनसे पूछा कि मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरे काम का दायरा क्या है, तो राजीव गांधी ने उनसे साफ कहा था कि आपको बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर काम करना है और देश की इकोनॉमी को बहुत सुदृढ़ और स्थिर बनाना है। वीपी सिंह उसी के ऊपर काम कर रहे थे। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि राजीव गांधी ने कभी भी वीपी सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए वीपी सिंह को नहीं कहा कि तुम इस बिजनेसमैन का साथ दो या इसको छोड़ दो, नरमी बरतो, बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा।
तो जब तेजी बच्चन ने ये कहा तो राजीव गांधी उनका चेहरा देखते रह गए। राजीव गांधी ने कहा अमिताभ बच्चन से कि तुम अभी रिज़ाइन मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुम रिज़ाइन करोगे तो इलाहाबाद में चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, उसमें वीपी सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वीपी सिंह वहाँ से लड़ेंगे तो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो इसलिए तुम चुनाव मतलब अभी इस्तीफा मत दो, बाद में दे देना 2 साल के बाद। अमिताभ बच्चन नहीं माने, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जब रिज़ाइन कर दिया और राजीव गांधी 89 के चुनाव में चुनाव हार गए तो 10 जनपथ में रहने चले गए। पहले वो रेस कोर्स रोड में रहते थे, 10 जनपथ में रहने के लिए चले गए राजीव जी। तो उनसे एक दिन अमिताभ बच्चन मिलने आए। अमिताभ बच्चन जब मिलने गए तो कुछ उन्होंने बात की राजीव से, और जब वो जाने लगे तो राजीव गांधी ने कहा कि ही इज ए स्नेक, ये सांप है। वहां पर एक 10 साल का बच्चा भी मौजूद था। 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, घर का कोई बच्चा रहा होगा जो वहां उपस्थित था। तो दंग रह गया ये सुन करके। अमिताभ बच्चन, ये घटना इस किताब में लिखी हुई है और गफरान साहब भी जो किताब में लिखा हुआ है, इस किताब को, इस घटना को देश के सारे अखबारों ने, सारे टेलीविज़न चैनलों ने 1-1 घंटे के प्रोग्राम किए हैं और उसमें इस घटना का जिक्र बहुत अंडरलाइन करके सामने आया है। लेकिन मेरे पास न सोनिया गांधी का, न अमिताभ बच्चन का, किसी का कोई लेटर नहीं आया कि ऐसी घटना नहीं हुई। सोनिया गांधी का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये घटना बाद में उस 10 साल के बच्चे ने सोनिया गांधी को भी बताई थी, और वहाँ एक राजीव गांधी के उस समय सज्जन जो उनके लिए मीडिया में काफ़ी काम करते थे, वो भी थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने इस घटना का जिक्र नहीं किया, इसका खंडन नहीं किया। तो पूरी घटना ये है कि अमिताभ बच्चन, और शायद उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई कि जब राजीव जी की डेथ हो गई तो सोनिया जी बहुत परेशान थी कि उनके पुत्र राहुल लंदन में पढ़ रहे थे और उनको नहीं पता था कि उनके खर्चे का कैसे इंतज़ाम करें, क्योंकि अचानक राजीव गांधी की डेथ हुई थी। और मेरा ख्याल है कि राजीव गांधी के पास अगर कुछ रिजर्व था तो सोनिया गांधी को नहीं पता था। और ऐसी जब अचानक एक्सीडेंटल मौतें होती, जैसे राजीव जी की हुई, शहादत हुई उनकी, तो सोनिया जी परेशान हो गई। जब अमिताभ बच्चन उनसे मिलने गए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ राहुल की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, खर्चे को लेके। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने जाके $1000 का चेक सोनिया गांधी को भिजवा दिया। सोनिया गांधी ने उस चेक को धन्यवाद के साथ अमिताभ बच्चन को वापस भेज दिया। और मेरा ख्याल है वो दिन था कि उसी दिन सोनिया गांधी ने अपने दिमाग से और दिल से अमिताभ बच्चन को, उनका नाम काट दिया। और आज तक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से सोनिया जी नहीं मिली। सोनिया जी की और अमिताभ बच्चन की वो आखिरी मुलाकात थी $1000 के चेक वाली। इसके पीछे भी घटना थी कि जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो सतीश शर्मा, अमिताभ बच्चन और सागर सूरी, इन्होंने चावल का और दाल का व्यापार किया। ये किसी को नहीं पता है कि अमिताभ बच्चन ने भी दाल और चावल का व्यापार किया। तो सोनिया गांधी को ये लगा कि इन लोगों ने
हमारे पति से इजाज़त लेके इतना बड़ा कारोबार किया है, तो कुछ पैसा इनके पास होगा जिसके ऊपर कहा श्री अमिताभ बच्चन ने कि सारा पैसा तो सागर सूरी और सतीश शर्मा खा गए हैं, कोई पैसा उसमें बचा नहीं है, फिर भी मैं कुछ करता हूँ। तो $1000 का चेक उन्होंने भेजा। अब ये अमिताभ बच्चन ने क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन वो दिन था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी के बीच में न कोई संपर्क है, न राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमिताभ बच्चन से कोई संपर्क है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह अमिताभ बच्चन को निकाल फेंका है। बिल्कुल। सर, इसके अंदर एक चीज़ और अहमियत के साथ आपने पेश की, जाहिर सी बात है कि तमाम जो फहरिस्त हैं इसमें सभी अहमियत रखते हैं, लेकिन आपने जो बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा हैं रेखा का आपने जिक्र किया है, जो आपने रविवार अखबार के लिए आपने इंटरव्यू किया था। हालांकि पहले रेखा ने मना कर दिया था, बाद में आपने इंटरव्यू लिया, उसके बाद फिर शबाना आज़मी से भी मुलाकात का जो आपने जिक्र किया वो थोड़ा सा बताइए थोड़ा। देखिए, रेखा जी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है और रेखा जी पॉलिटिक्स से 100 किलोमीटर दूर रहती हैं। हम उन दिनों पत्रकारिता हमने शुरू की थी और उन दिनों हमारे लिए एक ही टास्क रहता था, जैसे मौत का परवाना होता है कि दरवाजे पे मौत का फरिश्ता आता है तो लेके ही जाता था। हम अपने एडिटर के फरमान को वैसा ही मानते थे कि मौत का फरमान है, ये करना ही करना। संपादक जो भी कहते थे, संपादक कहते थे फूलन देवी का इंटरव्यू लाओ, तो हम जंगल में जाके फूलन देवी से इंटरव्यू लेके आते थे। वो कहते थे कि इस अंडरवर्ल्ड के आदमी से बात करो, यहाँ पर लोगों के संघर्ष हो रहे हैं उसको कवर करो, यहाँ पर जो सरकार है उसके खिलाफ स्टोरी करो, चूँकि वो लोगों को परेशान कर रही। तो हम करते थे। एक दिन उन्होंने कहा हमारे संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कि रेखा का इंटरव्यू लेके आओ। अब कहाँ रेखा और मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। खैर हम बम्बई गए, करना था तो हम कोशिश करते एक जगह पर एक संपर्क मुझे मिला। उदय नारायण सिंह बहुत बड़े तबला वादक हैं, लच्छू महाराज उनके सगे छोटे भाई थे। तो मैंने उनसे कहा, वो एक फिल्म बना रहे थे ज़मीन आसमान, उसमें रेखा जी काम कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि रेखा जी से इंटरव्यू करना है उनका, कि सब भूल जाओ, रेखा कभी इंटरव्यू देती नहीं, फिल्म वालों को नहीं देती हैं। मैंने कहा फिर भी कह के देखो। उन्होंने कहा कि रविवार मैगजीन के इंटरव्यू करना है। और रविवार का उन दिनों बहुत शोर था, हम लोग मीडिया में एक पावर थे और सरकार के मुकाबले रविवार एक ऐसी मैगजीन थी कि जिसमें अगर कुछ लिख जाता था तो वो हो जाता था, क्योंकि रविवार की स्टोरी पर कई मुख्यमंत्रियों को इस्तीफे हुए, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के इस्तीफे हुए, 2 मुख्यमंत्री के इस्तीफे तो मेरी ही स्टोरी के ऊपर हुए। तो रविवार बहुत मशहूर थी। रेखा जी ने पता किया तो पता चली तो पॉलिटिकल मैगजीन है। रेखा ने मना कर दिया कि मैं पॉलिटिकल मैगजीन में इंटरव्यू देके क्या करूँगी, मैं मिलूंगी ही नहीं। लेकिन हम रोज शूटिंग पे जाते रहे और जाते रहे, हम खड़े हो जाते थे। तो रेखा की नज़रें तो बहुत शार्प थी, रेखा जी की। उनकी नज़र में है कि आदमी लगातार आता है और खड़ा रहता है, को बोलता कुछ नहीं। तो एक दिन बुला के पूछा ये कौन है। तो उन्होंने, जो निर्माता थे, घर का नाम उनका मुन्नू था, लच्छू महाराज के भाई उदय नारायण जी, गोविंदा ने अपनी जिंदगी लच्छू महाराज इनके उदय नारायण के घर से ही शुरू की। अभी जो एक्टर गोविंदा हैं, उनको पहला, उनको जो आगे बढ़ने का तरीका बताया इन्होंने बताया, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। हम लोग घर में उनको मुन्नू कहते थे। तो मुन्नू ने जाके कहा ये हैं रविवार के जो आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिल नहीं रही हैं। तो मैं 10 दिन करीब गया, 10वें दिन या 11वें दिन उन्होंने मुझे बुलाया, आप क्यों आते हैं यहाँ। मैंने मना कर दिया है। मैंने कहा मैं आपसे कह तो नहीं रहा हूँ कुछ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस मैगजीन को एक बार देख लें। हम लोग
कोई स्टोरी नहीं करते हैं किसी फिल्म वाले के ऊपर। हमारे यहाँ एक स्टोरी हुई है, लीड स्टोरी राज बब्बर के ऊपर, और राज बब्बर आज फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े स्टार हैं। तो रेखा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कल बात करेंगे। अगले दिन मैं गया, रेखा जी ने कोई बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आज आप हमारे साथ गाड़ी में चलिए। हमने कहा ठीक है। तो हम रेखा जी के साथ गाड़ी में गए। तो मुझे लगा कि एक कदम आगे बढ़े। तो रेखा जी से थोड़ी सी रास्ते में मुलाकात हुई। रास्ते में दौड़ के एक लड़का दौड़ता हुआ आया, खिड़की पे खटखट की, देखा कि वो संजय दत्त से, उन दिनों संजय दत्त और रेखा के बारे में बड़ी अफवाहें चल रही थी। तो रेखा जी ने मुझे कहा कि ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा स्टार बनेगा। हमने सुन लिया, कोई बात नहीं। रास्ते में एक जगह मैंने कहा मुझे आप यहीं उतार दीजिए। उन्होंने उतार दिया। फिर मुझे कल कहा कि मोहन स्टूडियो पता नहीं कौन सा था, कहा वहाँ आ जाओ। तो मैं वहाँ गया। अब रेखा में को मुझ में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर रेखा जी से बातचीत कुछ हुई। रेखा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करूँगी। तो फिर मैंने जो उनसे बातचीत की, पहले ही सवाल ने रेखा को इंटरव्यू में इन्वॉल्व कर दिया। और वो इंटरव्यू आज भी जो उस समय के पत्रकार हैं उनको याद है। उस इंटरव्यू ने ये बताया कि रेखा क्या है। जो फिल्मी मैगजीन में रेखा आती थी, जो उनकी बातचीत छपती थी, गॉसिप छपती थी, उसके मुकाबले रेखा है क्या। रेखा को कैसे बादल पसंद हैं, कैसे हवा पसंद है, कैसे चिड़िया पसंद है, आदि 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 आदि। और फिर तो रेखा के मैंने 2 या 3 इंटरव्यू लिए। एक बार ऐसे ही मैंने रेखा जी से कहा, फिर तो मैं जब जाता था तो रेखा जी से मैं मिलता था बम्बई में। फिर हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती नहीं हो गई, हमारा अच्छा परिचय हो गया। तो वो उस इंटरव्यू से खुश हुई थी? बहुत गदगद हुई। और उन्होंने कई सारे लोगों से कहा कि देखो इंटरव्यू इसको कहते हैं कि मेरे अंदर क्या है वो दुनिया के सामने निकालने की ताकत अगर अच्छे डायरेक्टर में नहीं है तो डायरेक्टर बेकार है। उसी तरीके से अगर मेरे अंदर क्या है वो दुनिया को नहीं पता चलता तो इसका मतलब है वो जर्नलिस्ट बेकार है। तो संतोष बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने मेरे अंतर का सारा बाहर निकाल दिया जो मैं हूँ। हम ये चाहेंगे वो चीज़ भी आप जिक्र कीजिए शबाना आज़मी से। मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं मेरी रेखा जी से फिर अच्छा परिचय हो गया। तो मैं जब तक जाता था उनसे मिलता था। एक बार मैंने उनसे मिला, मैंने कहा रेखा जी आप कुछ अनोखा क्यों नहीं करती हैं? कहले क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा आप इंटरव्यू लो किसी का। तो कहले मैं किसका इंटरव्यू लूँ, मैं कैसे ले सकती हूँ? मैंने कहा आप सोचो तो किसी का इंटरव्यू लो। तो कहने लगे नाम बताओ। मैंने कहा नहीं आप बताइए। तो उन्होंने 2-3 नाम बताए जिसमें एक शबाना आज़मी का। मैंने उनसे कहा शबाना आज़मी का इंटरव्यू लीजिए। तो कहने लगे शबाना मानेंगी? मैंने कहा वो मैं शबाना से कहूँगा, आप हाँ तो करो। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैं उसी दिन शाम शबाना जी के पास गया। शबाना जी से हमारा परिचय थोड़ा पुराना था क्योंकि उनसे अकबर MJ अकबर संडे के एडिटर थे। तो उन्होंने जावेद अख्तर से मेरा परिचय कराया था। शबाना जी भी साथ थी। तो उनकी फिल्म डकैत बनी थी, उसमें मैंने जावेद अख्तर को बहुत सारा इनपुट दिया था। तो मैंने शबाना जी से कहा, शबाना जी ने कहा रेखा मेरे यहाँ आएंगी? मैंने कहा मैं पूछता हूँ आप कब? कहने कल आ जाओ। हमने कहा कल नहीं परसों, क्योंकि कल का मुझे रेखा का प्रोग्राम नहीं पता है। तो फिर मैं रेखा जी के पास गया। मैंने रेखा जी परसों शबाना के घर। रेखा जी ने कहा ठीक है। शबाना को भरोसा ही नहीं था। शबाना हॉलीडे इन उन दिनों होटल हुआ करता था, उसमें अपना तेल वेल लगाए और दोपहर में एक्सरसाइज करने चली गई। रेखा जी ठीक 12 बजे शबाना के घर और मैं शबाना के घर। शबाना के रेखा जी ने कहा शबाना तो है नहीं। मैंने कहा इंतज़ार करते हैं। अच्छा उन दिनों मोबाइल होता नहीं था, तो अब सिवाय इसके कि हम शबाना का वेट करें कुछ हो नहीं सकता था। मैंने रेखा जी से कहा कि आप जैसे सेट पे लेट पहुंचती हैं ना, ये भी लेट आएंगे। तो खैर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तब तक 1 घंटे के इंतज़ार के बाद शबाना जी तेल में पुती हुई आई और आते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए, क्योंकि शबाना जी को भरोसा ही नहीं था कि रेखा जी आएंगी।
तो वैसे ही वो फ़ोटो छपी है उस इंटरव्यू की, और बिना मेकअप के शबाना जी तेल में पुती हुई और रेखा फुल बढ़िया साड़ी में और अच्छी ड्रेस में वो मेकअप दोनों बैठ के हाँ बात करने लगे। तो मैंने कहा कि इंटरव्यू करेंगी आपका? तो शबाना ने कहा पूछो। तो रेखा जी ने पूछना चाहिए। वो अद्भुत इंटरव्यू है, अद्भुत इंटरव्यू है। उसकी एक हाईलाइट आपको बताता हूँ। रेखा जी ने, देखिए कैसे रेखा जी का दिमाग देखिए। रेखा जी ने शबाना से कहा कि शबाना जी सुंदर तो मैं हूँ लेकिन दिखती तुम हो। कितना बड़ा सेंटेंस ये सेंटेंस। कोई भी, मेरा मानना है कि साहित्यकार और पत्रकार अगर उसके दिल में सच्चाई नहीं है तो बोल नहीं सकता। सुंदर तो मैं हूँ, दिखती तुम हो। सुंदर तो मैं हूँ, रेखा जी कह रही हैं, लेकिन दिखती तुम हो। यही उसकी हेडलाइन थी जी। और वो इंटरव्यू इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद न रेखा ने किसी का इंटरव्यू किया, न किसी ने रेखा जी से कहा कुछ ऐसा, हिम्मत ही नहीं किसी की हुई। फिर उसके बाद रेखा जी ने एक दिन मुझे कहा कि मैं वीपी सिंह से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं मिलेंगे आपसे। वीपी सिंह वित्त मंत्री थे, उनको किसी ने कहा कि वो संतोष की बात खाली सुनते हैं और किसी की सुनते नहीं है। तो रेखा जी ने कहा फिर भी कह के देखो। हम दिल्ली आए, हमने वित्त मंत्री जी से कहा, वीपी सिंह जी से, कि रेखा मिलना चाहती हैं। उनका कहा मिलना चाहते हैं? उनका हमको नहीं पता, लेकिन मिल लीजिए। वीपी सिंह किसी को ऑफिस बुलाते नहीं थे, मुलाकात नहीं करते। कहना अच्छा बुला लीजिए। हमने कहा कब बुलाने हैं? कहा परसों ही बुला लीजिए। तो हमने रेखा जी को फ़ोन किया। रेखा जी ने कहा मैं कल आ जाती हूँ। रेखा जी अगले दिन आ गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ। रेखा जी ताज में ठहरी थी, ताज मानसिंह में। मैं उनसे मिलने गया तो रेखा जी ने कहा कि गाड़ी है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ। कहने चला दिल्ली घूमते हैं। हमने कहा चलिए। तो मैंने घटना का जिक्र किया। रेखा जी UHF-1 मेरी फिएट थी, उसमें बैठी और मैं ड्राइव कर रहा था। वो पतझड़ का समय था, मेरा ख्याल है फरवरी जा रही थी और मार्च आ रहा था। कौन सा सन होगा सर वो? अब सन नहीं याद है मुझे। मैं तारीखें याद रखने में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे घटनाएं पूरी याद रहती हैं। तो रेखा जी बैठी बाईं तरफ जी। और दिल्ली की सड़कों पर सूखे पत्ते जमा थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फरवरी लास्ट और मार्च का फर्स्ट वीक रहा होगा या सेकेंड वीक रहा होगा जी। और पत्तों के ऊपर से जब पहिए हमारी फीट के चलते थे तो रेखा जी को वो संगीत इतना अद्भुत लगता था। वो आंख बंद करके उस पत्तों के ऊपर से गाड़ी के टायरों का चलना और उसकी आवाज़ को सुन रही थी। हम लोग करीब 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पे घूमे और फिर मैंने आके उनको छोड़ दिया उनके होटल में जी। रास्ते में एक ही चीज़ रेखा जी ने कही कि मैं बहुत दिल्ली को मिस करती हूँ, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे लाता ही नहीं। इसमें घटना है जी। मैंने रेखा जी से नहीं पूछा कि वो कौन। वो सवाल अनुत्तरित है कि वो कौन जो दिल्ली नहीं लाता उनको। फिर अगले दिन हम रेखा जी को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री गए। पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना अपना दफ्तर छोड़ के गलियारे में जमा थी। जाहिर सी बात है रेखा जी का उस वक्त रेखा जी को मैं फाइनेंस मिनिस्टर के कमरे में ले गया। लंबा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कमरा है, फाइनेंस मिनिस्टर का। तो सोफे पे वीपी सिंह ने इशारा किया, वहाँ से उठ के आए और रेखा जी बैठी। मैं जाने लगा तो वीपी सिंह ने कहा नहीं बैठो। मैं हमेशा कभी भी ऐसे लोगों के बीच में बैठता नहीं हूँ। तो रेखा जी ने कहा कि मैंने वैजंतीमाला आंटी से कहा था आपसे मिलने के लिए और
आपने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कि हाँ वैजयंतीमाला जी ने कहा था आपके बारे में, उन्होंने कई और लोगों के बारे में भी कहा, तो टाल गए वो सवाल का जवाब। फिर उनका कि फिर मैंने संतोष जी से कहा, तो देखिए इतना बड़ा आदमी, वित्त मंत्री, उन्होंने मेरी इज्जत रखी। उनका कि हाँ संतोष मेरे कमरे में बेडरूम में रात में 2 बजे भी आ सकते हैं, ये मैंने उनको हक दे रखा है। बहुत बड़ी बात। कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वीपी सिंह ने मेरी इज्जत रखी। तो उन्होंने कहा कि चाय पिलाई, फिर पूछा बताइए। मैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे से मेरी प्रॉब्लम है। वीपी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या प्रॉब्लम है सर? उन्होंने बताया कि मुझे फाइनेंस में वो इनकम टैक्स के लोग तंग करते हैं खामोखा, जबकि सारी चीज़ें उनके पास हैं, फिर भी तंग करते हैं। तो वीपी सिंह ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम उठ के निकल आए। निकल करके हम वीपी सिंह के घर आए। मैंने उनसे कहा कि चलिए घर भी होने 2 मिनट। तो वो घर आ गई, जिसे वीपी सिंह हैं, उन्होंने उनको चाय पिलाई अपने हाथ से। कितनी देर मुलाकात हुई गालिबानी का? कहाँ पे? फाइनेंस मिनिस्ट्री में या वीपी सिंह के घर? नहीं, उनके ऑफिस में। 1 घंटे की करीब। 1 घंटे मुलाकात। उसके बाद घर ले आए। उसके बाद घर ले आए। आधे घंटे हम यहाँ रहे, 1 कप चाय पी के फिर हम चल दिए और रेखा को हमने छोड़ दिया। मैंने कहा देखिए अब आपका काम होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन रेखा का काम हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं मुझे कहा, लेकिन उन्होंने वहाँ कह दिया, तो उनका हैरेसमेंट जो वो चाहती थी वो बंद हो गया। क्योंकि वीपी सिंह का सबसे बड़ा कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्ट्री पे था, और जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री बन गई थी। उस समय राजीव गांधी के समय हिंदुस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट का काम बिना फाइनेंस मिनिस्टर की क्लियरेंस के नहीं चलता था। पहली बार इतिहास में फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री के रूप में उभरी थी। तो जाहिर है जैसे मेरा उसके बाद रेखा जी यहाँ संसद की सदस्य भी बनी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, वो और जया जी एक ही हाउस में थी, राज्यसभा में। लेकिन जिन रेखा को मैं जानता हूँ वो रेखा बहुत ही कमाल की अदाकारा भी थी, अंदर से भी बहुत। मैं जया जी को भी जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी जया जी और रेखा जी को के बारे में एक दूसरे से बातचीत नहीं की, मिलते हुए नहीं देखा जी। सर अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरी किताब ही एक ऐसा ज़ख़ीरा है कि इसमें अगर एक एक इश्यूज़ पर बात किया तो घंटों हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम इशू था जब राम जन्मभूमि के ताल्लुक से, क्योंकि आपने लिखा सारी चीज़ें उसमें, तो आपने लिखा जब ये सारी चीज़ें हुई, फसाद हुआ, जो भी कुछ हुआ ओवरऑल, तो उसमें कहीं भी किसी तरह से जो भी फसादात हुए, उसमें जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ पर ज़्यादा फसादात हुए, जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी वहाँ पर फसादात नहीं हुए। इसके अलावा ना कोई उस पर कमीशन बैठा, ना कोई किसी पर कार्रवाई हुई। तो आपने मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो आपने पूरा ओवरऑल जो आपने तहरीर किया है? देखिए, राम जन्मभूमि का मसला बुनियादी तौर पे शुरू तो कांग्रेस ने किया था। ताला राजीव गांधी ने खोला था, अरुण नेहरू उसके पीछे थे। लेकिन जबकि हम बात कर रहे हैं जो वीपी सिंह के समय मसला आया था, तो राम जन्मभूमि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस किस्से को बड़ा करना चाहती थी और इसको इशू बनाना चाहती थी, जो कि बाद में आडवाणी जी ने किया। उन्होंने राम जन्मभूमि को लेके ही यात्रा निकाली थी। तो वीपी सिंह के समय हर बुधवार को एक मीटिंग होती थी प्राइम मिनिस्टर के घर पे, और जिसमें आडवाणी जी चाहते थे कि जितने भी विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं 3 महीने के भीतर ही अगर घोषणा करेंगे तो हम राम जन्मभूमि बनाना बंद कर देंगे। इससे जुड़ी 2 घटनाएं आपको बताता हूँ। एक तो जब उन्होंने ये कहा तो वीपी सिंह ने मुझे कहा कि इसमें कुछ करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो महंत अवैधनाथ सांसद थे, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं, और जिनकी जगह पे ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को संसद का सदस्य बनाया था। तो महंत अवैधनाथ को मैंने कहा ये क्या हो रहा है,
एक आदमी को भी 2 महीने प्रधानमंत्री बने नहीं हुए और आप उसको परेशान कर रहे हैं। तो गुफरान साहब, महंत अवैधनाथ जी ने इसका नोटिस लिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री अगर हमसे अपील करेंगे तो हम प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। तो प्रधानमंत्री ने एक लिखित अपील भेजी जी। और यहाँ इनके यहाँ मीटिंग चल रही थी घर में। 1 घंटे के भीतर सारा हुआ। खाना पीना चल रहा था प्राइम मिनिस्टर के घर पे, जिसमें आडवाणी जी भी थे, अटल जी भी थे। तो उस अपील को महंत अवैधनाथ ने स्वीकार कर लिया और जवाब दे दिया कि हम आपका समर्थन करते हैं और अभी सरकार से हम कोई आह्वान नहीं करेंगे कि हम मस्जिद राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हम लेके आए और इधर आडवाणी जी ने कहा, आडवाणी जी भी जिंदा है। इस किताब में जब ये मार्केट में आई है तब से आडवाणी जी ने भी इसका कोई खंडन नहीं किया। इसमें आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री से कहा कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, सारे विश्व हिंदू परिषद वालों को। वीपी सिंह मुस्कराए। जब वो चले गए तो रात के 2 बजे से रेडियो ने चिल्लाना शुरू किया कि महंत अवैधनाथ ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है सरकार का, अपील स्वीकार कर ली है और कोई भी राम जन्मभूमि के ऊपर कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय के लोग इतने बड़े लोग थे। अटल जी नहीं चाहते थे कि राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हो, लेकिन अशोक सिंघल उसको शुरू करना चाहते थे, जिसको महंत अवैधनाथ जी ने पंचर कर दिया। और उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत मेरा रोल था। अभी पिछले ही 10 महीने पहले एक वीडियो चारों तरफ घूम रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आपने जो राम जन्मभूमि के मसले पे मीडिएशन किया वो बहुत बड़ा काम किया। वो चारों तरफ वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो कह रहे हैं कि मैंने राम जन्मभूमि के मसले में कोई जानता नहीं था कि मैंने मीडिएशन किया, या ये वर्ड है उनका जो आपने मीडिएशन किया। तो वो घटना भी पूरी इस किताब में है। तो राम जन्मभूमि मसले को लेकर के एक बड़े मज़े की चीज़ है कि जितने भी दंगे हुए कांग्रेस के ज़माने में, उनमें किसी भी दंगे में किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। वीपी सिंह के ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री ये दंगे हुए, कोई सज़ा नहीं हुई। वीपी सिंह के ज़माने में बहुत बड़े दंगे हुए थे मुरादाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतनी गिरफ्तारियां हुई, कहीं कोई सज़ा नहीं हुई। इतने कमीशन बने, किसी कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सरकारें, पहले की भी सरकारें और अभी की भी सरकारें, दंगों के मसले में ये बहुत ही जिसको कहते हैं उसको बहुत हल्के में लेती हैं और शायद उसको अपनी सियासत को पुख्ता करने के लिए एक हथियार मानती हैं। अब अभी जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि अकबर के समय और किसके समय दंगा हुआ था, अब हमको बदला लेना है, तो किससे बदला लेना है? उनके खुद के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अमेरिका में हैं और दुबई में हैं, और आरोप तो ये है कि उनका एक बच्चे का इनडायरेक्ट बिजनेस पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है। तो और अजित डोभाल कह रहे हैं कि अब हमको 200 साल के बाद बदला लेना है, जो मुसलमानों ने हमारे मंदिरों के ऊपर कब्जा किया। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि सियासत में जब आदमी पहुंचता है, और यही अजित डोभाल हैं जो अपने हवाई जहाज़ में बैठा के वो जो कश्मीर का आतंकवादी था उसको छोड़ने गए थे कंधार, अजित डोभाल उसमें थे। जी जी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे उसमें, जसवंत सिंह, और अजित डोभाल थे। ये लेके गए थे, जबकि सेपरेट लीडर थे पूरी तरह। हाँ, उनको लेके गए थे हवाई जहाज में बिठा के, और उसमें बहुत सारे पैसे भी दिए गए थे उनको। तो सवाल है कि इन सारी चीज़ों की सत्यता जब तक लोगों के सामने नहीं खुलेगी तब तक कोई भी अपनी राजनीति को पुख्ता करने के लिए कोई भी बयान दे दे, ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है, इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। यानी एक तरफ देखिए अलग पसंद लीडर की मजम्मत करते हैं, वहीं उसको मतलब उसकी मदद की जाए। बिल्कुल। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये बुरा लगता है, और ख़ासकर मेरे जैसे हर उस
जर्नलिस्ट को बुरा लगेगा जो अपने देश से प्यार करता है। ठीक है ना, अगर हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं या चीन से प्यार करते हैं तो हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपने मुल्क से अगर हम प्यार करते हैं तो हमको बुरा लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो इंसानियत का जिस तरह से खून हो रहा है या खून करने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत ही दुखद है, अफसोसनाक है। जी, तो आप ये मानते थे कि जो फसादात हुए, यानी वहाँ पर फसादात हुए जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ पर ज़्यादा फसादात हुए, क्या कह रहे थे? तो यही तो है ना, कांग्रेस के ज़माने में जो फसाद हुए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, उसमें किसी के ऊपर कोई सज़ा नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बैठा, और जहाँ कभी कहीं कहीं बैठा भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इसको क्या माना जाए? बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ जितनी उस समय सही थी उतनी आज भी सही है। आज भी फसादात होते हैं, कोई पकड़ नहीं जाते हैं। उस समय भी नारे कुछ लगते थे, आज भी कुछ नारे लगते हैं। तो नारों का इस्तेमाल अपनी सल्तनत को पुख्ता रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए तो होता है, लेकिन लोगों को न्याय दिलाने के लिए नहीं होता। बिल्कुल। संतोष सर, इसके अंदर एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर आपने लिखा है, हालांकि सभी चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। सारी चीज़ें हम लोग जब ख़ास तौर से जो नौजवान कलमकार हैं उनको पढ़ के उनकी नॉलेज में इजाफा होता है, उनके बारे में सुनकर या फिर देखकर वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप पढ़कर आप सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। तो एक मुलाकात का आपने जिक्र किया है कि कश्मीर आपको दिया, यानी वज़ीर आज़म चंद्रशेखर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात हुई थी माले के अंदर, वहाँ पर चंद्रशेखर ने नवाज़ शरीफ से कहा था कि आप बहुत बदमाशी करते हैं। तो फिर बाद में नवाज़ शरीफ ने कहा कि आप बदमाशी की वजह दूर कर दिए। तो इस वाक़े के पीछे की जो तफ़सीलात है वो थोड़ा-सा बताइए। इस किताब में एक मेरे लक में जितनी सारी घटनाएं हैं उसका कोई न कोई गवाह आज जिंदा है, कोई न कोई। जी, और चूंकि गवाह जिंदा है इसलिए उस किताब की घटनाएं भी जिंदा है। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री की शपथ ली उन्होंने, और फ़ौरन यहाँ से शपथ लेने के बाद वो 4 बजे की फ़्लाइट से माले चले गए, जहाँ कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस थी। जी, मंच भव्य सजा हुआ था, नया प्राइम मिनिस्टर आया था, लोगों को लग रहा था। तो पहले नवाज शरीफ बोले, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने वहाँ भाषण दिया। भाषण देने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सामने ही उनको नवाज शरीफ खड़े दिखाई दे गए। तो चंद्रशेखर जी अपनी तरफ टहलते हुए अपनी तरह से, और चंद्रशेखर जी बहुत एक तरीके से एक गांव के कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। वो टहलते हुए नवाज शरीफ के पास चले गए और उनके कंधे पे हाथ रख के बोले कि बहुत बदमाशी देते हो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि तो आप बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि बदमाशी का कारण क्या दूर करना है? उसने कहा कश्मीर हमको दे दीजिए, हम बदमाशी बंद कर देंगे। और वहीं खड़े खड़े चंद्रशेखर जी ने कंधे में हाथ रख के कहा कि कश्मीर आपको दिया। अब नवाज शरीफ तो फूल के कुप्पा हो गए। उनको लगा कि ये गांव का आदमी अभी अभी बन के आया, इसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है, चलो हम इससे अनाउंस करा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आइए, फिर अरे चंद्रशेखर जी आइए, प्राइम मिनिस्टर फिर यहाँ बात कर लें। तो एक छोटा कमरा था, उसके अंदर दोनों चले गए। और इतनी देर में नवाज शरीफ सोच चुके थे कि हमको चंद्रशेखर जी से अनाउंस करा देना है। तो चंद्रशेखर जी कमरे में गए, उनका कि बताइए कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कैसे क्या आगे बढ़ना है, कश्मीर आपको दिया, एक छोटी शर्त है। तो कहने क्या शर्त है? कहें शर्त ये है कि 15 करोड़ मुसलमानों को भी आपको हम दे देंगे हिंदुस्तान के। तो नवाज शरीफ ने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, हिंदुस्तान के गांव-गांव में मुसलमान हैं, और आप कश्मीर को क्यों चाहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं? एक थ्योरी हो गई नहीं, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान को, तो हमने आपको दे दिया कश्मीर।
अगर इन 15 करोड़ को आप नहीं ले जाएंगे तो इनकी हत्या, हमारे पास इतनी आर्मी नहीं है या पुलिस की हम गांव-गांव में लगा दें, और हमारे हर गांव में एक माइनॉरिटी मुसलमानों की है, हिंदुस्तान के हर गांव में, जो टोटल नंबर के करीब 15 करोड़ का होता है। तो आप 15 करोड़ को ले जाइए और कश्मीर भी ले जाइए, कश्मीर हमको कुछ देता नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तब उन्होंने समझाया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब, हिंदुस्तान के गांव-गांव में मुसलमान कत्ल हो जाएंगे, जितने मुसलमान हैं इसी थ्योरी के आधार पे कत्ल हो जाएंगे, और कश्मीर हमको कुछ देता नहीं है। कश्मीर के ऊपर हमको खर्च करना पड़ता है, चाहे खाना खिलाना हो और चाहे डेवलपमेंट करना हो, हम ही को खर्च करना पड़ता है। इसलिए, लेकिन कश्मीर हमारे लिए सेकुलरिज्म का मुद्दा है। कश्मीर हमारे साथ है, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान सेकुलर है और मुसलमान जहाँ बहुतायत में है वहाँ भी लोग रह सकते हैं और जहाँ हिंदू बहुतायत में वहाँ भी रह सकते हैं। तो ये सेकुलरिज्म का मुद्दा अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर कम्युनलिज्म चलेगा हिंदुस्तान में, फिर गांव-गांव में हत्याएं होंगी। नवाज शरीफ ने कहा कि क्या मैं आपको भाई साहब कह सकता हूँ? चंद्रशेखर ने कहा कहो। तो कहा कि भाई साहब, इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं, न मैं कुछ बोलता हूँ ना आप बोलिए, जहाँ है यहीं पड़ा रहने देते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा ठीक है। फिर नवाज शरीफ ने कहा कि क्या हम लोग हॉटलाइन लगा सकते हैं ताकि कुछ बात हो तो हम सीधे आपस में बात कर लें क्राइसिस के समय। तभी भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के घर में और दफ्तर में हॉटलाइन उस दिन से शुरू हुई। और दूसरी घटना ये हुई कि चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे और मेरे ख्याल है स्वीडन के आए थे दो राजदूत या मतलब राजनयिक थे, तो वो कश्मीर गए, उनका अपहरण हो गया। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ी परेशानी हो गई। तो चंद्रशेखर जी ने फोन हॉटलाइन मिलाई और नवाज शरीफ से कहा कि शाम तक या कल तक वो दोनों वापस आ जाने चाहिए। उनका क्या, हम क्या जाने, हमसे क्या मतलब है? उनका मैं सब जानता हूँ किसका क्या मतलब है। तो वो वापस आ जाने चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और वो अगले दिन शाम तक वापस आ गए। नवाज शरीफ ने दबाव डाल के जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनको वापस करवा दिया, वापस हो गए। तो ये चंद्रशेखर जी थे और ये नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ साहब आज जिंदा है, उनसे इस घटना की तफसील पूछी जा सकती है और सच्चाई पूछी जा सकती है। बिल्कुल। सर, इसके अंदर जो सबसे लास्ट जो आपने लिखा है वो कांग्रेस पार्टी की जो आला क़यादत हैं सोनिया गांधी साहिबा के बारे में आपने ये लिखा है कि सोनिया गांधी से एक मुसलमानों के एक बड़े वफद ने मुलाकात की थी, ख़ास तौर से डॉक्टर मंजूर आलम जो मिली कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी क़यादत में मुलाकात की हुई थी और उसके अंदर अहमद पटेल साहब भी मौजूद थे व दीगर अहम लोग आपने जिक्र किया है। तो इस मुलाकात के पीछे क्या मकसद था, जो तमाम चीज़ें थी वो क्या थी, उसके पीछे पसे पर्दा बताइए। सोनिया गांधी जी बहुत परेशान रहती थी कि राजस्थान में उनकी हार हो रही है और चुनाव आने वाला था। शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री थी दिल्ली में, तो उन्होंने शीला जी से कहा कि राजस्थान में कुछ हो सकता है क्या। तो शीला जी ने मुझे कहा कि क्या राजस्थान में कुछ किया जा सकता है। अब मेरी दिक्कत ये थी कि मैं जर्नलिस्ट तो था ही था, लेकिन सारे दोस्त हर जगह थे। तो मैंने कहा कि हो सकता है मैं मिली काउंसिल के लोगों से सोनिया जी को मिलवा सकता हूँ, आप टाइम लीजिए। मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर मंजूर आलम से। उन्होंने मेरे ख्याल अब्दुल कयूम साहब थे उस समय मिली काउंसिल के राजस्थान के, और 6 या 7% से कांग्रेस हारी थी राजस्थान में। तो उन्होंने मिलने के लिए टाइम लिया और इन्होंने राजस्थान से मिली काउंसिल के लोगों को मिलने के लिए बुला लिया, डॉक्टर मंजूर आलम। तो शीला जी के साथ मैं और मंजूर आलम और उनका डेलीगेशन, मेरा
ख्याल कयूम अंसारी साहब थे, कयूम अंसारी नाम था या क्या नाम था, हम्म, तो उनको लेकर के मिलने गए, वहाँ बातचीत हुई। इसके पहले शीला जी सोनिया जी को मेरे बारे में बता चुकी थी, तो वही मेरा और सोनिया गांधी का पहला परिचय था। तो इसमें इन लोगों ने कहा कि देखिए आपके साथ दिक्कत ये होती है कि आप लोग कोई जब पावर में आ जाते हैं तो फिर बात नहीं करते हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह पड़ी रहती हैं। तो सोनिया जी ने कहा कि नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे लगातार बातचीत होगी और आपने प्रॉब्लम बताइए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई सब। सोनिया गांधी ने कहा कि ये सब मैं, सरकार अगर आती है तो पहले 3 महीने में मैं इसको दूर करवा दूंगी। तो सबने मान लिया कि सोनिया जी सही कह रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेगी खासतौर से मुसलमानों के तरफ? उन्होंने वहाँ मुसलमानों को ज़्यादातर एजुकेशन वगैरह से जुड़ी हुई थी, एजुकेशन, बिजनेस, पुलिस हैरेसमेंट, इनसे जुड़ी हुई थी, जनरल थी। और चूँकि एक बाई नेचर मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इन लोगों ने कहा, सोनिया जी ने उसको हाँ कह दिया। इन लोगों ने जाके इलेक्शन में जी जान लगाई और वही 6% से कांग्रेस चुनाव जीत गई राजस्थान में। और वहाँ अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हो गए। हालत वहीं की वहीं पहुँच गई। अब सोनिया गांधी के यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं इन लोगों को, और अशोक गहलोत के यहाँ तो था ही नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि ये लोग 5 साल में परेशान हो गए। अगले चुनाव में इन लोगों ने कहा कि अब कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस अगला चुनाव 6% से ही हार गई। मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट नहीं किया राजस्थान में, चुनाव हार गई। तो मैंने उसके वहाँ से अहमद पटेल बीच में आए, और मुसलमानों ने, डॉक्टर मंजूर आलम के वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन लोगों ने कोई बहुत मुसलमानों के हिसाब से कांग्रेस ने काम नहीं किया। फिर 2004 आया। 2004 में ये लगा कि कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। तो अहमद पटेल ने डॉक्टर मंजूर आलम साहब से बात की कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ देश में वीपी सिंह हैं जो इस काम को कर सकते हैं, और नहीं तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, मैं उनके दफ्तर में गया, वहाँ अहमद पटेल पहले से बैठे हुए थे। तो अहमद पटेल सेंट्रल हॉल में मुझे जानते थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं अपनी तरफ से किसी से बात नहीं करता था। उन्होंने भी कोई बात नहीं की थी। पर उस बातचीत में उन्होंने कहा कि संतोष जी, देश का सवाल है और सोनिया जी चाहती हैं कि आप किसी तरह वीपी सिंह से बातचीत करके उनको तैयार कीजिए कि वो अपोजिशन को सोनिया गांधी के पक्ष में तैयार करें। मैंने कहा मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन मुझे बहुत भरोसा नहीं कि वीपी सिंह की तबीयत ख़राब रहती है। वो किसानों के मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और वो आपके साथ कोई बातचीत करेंगे, और उनको कि आप कोशिश कीजिए। मैंने आके वीपी सिंह जी से बातचीत की, तो वीपी सिंह जी ने कहा कि अब इसमें पढ़ना नहीं है, और मुझे कहने लगे कि कल आओ सवेरे तो बात करते हैं। तो अगले दिन हम गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अटल जी को फ़ोन किया था कि अटल जी आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं क्या? अटल जी ने कहा नहीं, इस बार तो अडवाणी जी बनेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अडवाणी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, अटल जी को बनना चाहिए। लेकिन जब अटल जी मना कर रहे हैं तो अडवाणी जी देश के लिए ठीक नहीं है। तो आप सोनिया गांधी से कह दो कि मैं इसमें इंटरफेयर करूँगा। तो मैंने अहमद पटेल से कहा, अहमद पटेल मुझे लेके सोनिया गांधी के यहाँ गए। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा तो है कि मैं इंटरफेयर करूँगा, क्योंकि अडवाणी जी को मैं नहीं चाहता हूँ। सोनिया जी बहुत खुश हुई, कहने लगी कि मैं वीपी सिंह जी से मिल सकती हूँ। मैंने कहा जी मुझे बात कर लेने दीजिए, मैं अपनी तरफ से कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। फिर इधर वीपी सिंह ने इस बीच में ज्योति बसु से, हरकिशन सिंह सुरजीत से, जितने लोग थे सबसे उन्होंने, करुणानिधि से सबसे बात कर ली। सबसे इम्पोर्टेंट करुणानिधि का था, बाकी सबको तो उन्होंने तैयार कर लिया।
पहले करुणानिधि और फिर चंद्रशेखर जी रह गए। तो करुणानिधि जी को उन्होंने फ़ोन किया। करुणानिधि जी ने कहा कि मैं परसों आ रहा हूँ और पहले मैं अटल जी के यहाँ जाऊँगा, फिर आपके पास आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप परसों मत आइए, कल आइए आप, और कल आप सीधे मेरे पास आइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अटल जी के यहाँ से होकर आता हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले मेरे पास आइए। तो करुणानिधि जी ने कहा ठीक है। तो वीपी सिंह ने मुझे बुला लिया। करुणानिधि जी आए, बैठे वीपी सिंह के पास। वीपी सिंह ने उनको सब समझाया कि कितना ज़रूरी है प्रधानमंत्री बनना सोनिया जी का। करुणानिधि जी ने कहा कि वीपी सिंह जी, मैंने अटल जी को प्रॉमिस कर दिया है। उन्होंने कहा प्रॉमिस तो आपने अटल जी के लिए किया था ना, अटल जी नहीं हो रहे हैं, अडवाणी जी हो रहे हैं। उनका कि फिर भी मैंने अटल जी से प्रॉमिस कर दिया है। तो वीपी सिंह ने अपने इंटरकॉम पे ऑफिस में कहा कि एक कागज़ भेजो। तो A4 साइज़ का एक कागज़ वीपी सिंह ने मंगाया और उस पर उन्होंने 4 लाइनें लिखी और करुणानिधि जी से कहा, करुणानिधि जी, मैंने इसमें लिख दिया है कि मैं करुणानिधि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका समर्थन करता हूँ और आपके मैंने दस्तखत कर दिए हैं। अब ये मैं अभी सोनिया गांधी को भेजना हूँ, प्रेस को देना हूँ। आप यहाँ से निकलिए और सीधे चले जाइए तुगलक रोड पुलिस स्टेशन, नज़दीक में ही है। तो तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में जाकर के मेरे खिलाफ FIR लिखा दीजिए कि वीपी सिंह ने मेरे गलत दस्तखत कर दिए हैं, फोर्स सिग्नेचर। करुणानिधि जी जैसे हम बैठे हैं ऐसे वीपी सिंह थे, इधर करुणानिधि उठ करके पास में चले गए और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। कहने कि आप इस लेवल पे कह रहे हैं? कहने हाँ। तो कहने एक कागज़ और मंगाइए। कागज़ आया, उस पर करुणानिधि ने खुद स्टेटमेंट लिखा कि मैं सपोर्ट करता हूँ सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये उस समय के नेता थे। और वीपी सिंह जी ने कह दिया शाम को मुझे कि जब चले गए तो करुणानिधि वाला वो लेटर दिया और सोनिया गांधी के यहाँ मुझे भेज दिया कि लीजिए, उनको दे दीजिए। सोनिया गांधी को मैंने दे दिया। तो ये हो गया कि अब जब अब डिसीजन करेगा कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो कुल मिला के रिज़ल्ट वही आया कि बराबर आए। और एक करुणानिधि के बैलेंसिंग वोट ने, चूँकि DMK के जितने वोट थे उनसे कांग्रेस की मेजॉरिटी हो गई और उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात शुरू हुई पार्टी में। सोनिया गांधी के घर के बीच में भीतर एक ड्रामा चल रहा था। ड्रामा नहीं, डर चल रहा था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर ये दोनों अपनी माँ से कह रहे थे कि दादी को मार दिया, पापा को मार दिया, अब आपको भी मार देंगे, आप मत बनिए प्रधानमंत्री। तो बच्चों ने हाथ पकड़ करके कहा कि आप मत बनिए। तो फिर इन्होंने तय किया कि हम नहीं बने तो किसको बनाए। तो मनमोहन सिंह का नाम उनके दिमाग में आया। मैंने उस समय के राष्ट्रपति APJ से पूछा था, APJ कलाम साहब से। ईश्वर ने मुझे भी उनके नज़दीक किया। उनके नज़दीक में एक बार पूछा, मैंने कहा, उनका कि नहीं, ये रविश, ये सिर्फ सोनिया गांधी का फैसला था कि मैंने बनूंगा। ये कहीं कोई सवाल नहीं था कि ये अफवाहें हैं कि विदेशी मूल का सवाल मैंने उठाया। मैं क्यों उठाऊंगा? जिसकी मेजॉरिटी होगी उसको मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। तो उनकी मेजॉरिटी थी, मैंने उनको बना दिया। तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और मनमोहन सिंह उसी की वजह से प्रधानमंत्री बने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ फिर डॉक्टर मंजूर आलम का नाम आता है कि अगर डॉक्टर मंजूर आलम ने अहमद पटेल के ज़रिए वीपी सिंह को कांटेक्ट नहीं किया होता और थोड़ा 1% अल्लाह मियां ने मुझे भी इसमें इन्वॉल्व होने का अवसर दिया कि अगर मुझे नहीं कहा होता तो मैं वीपी सिंह से बात नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1989 में
बल्कि 86-87 में जब बोफोर्स का शुरू हुआ तो वीपी सिंह के साथ यही सारे लोग थे, यही ज्योति बसु थे, यही करुणानिधि थे, यही एनटीआर थे, यही सुरजीत थे, यही चंद्रशेखर जी थे, जिन सब लोगों ने मिल करके राजीव गांधी को सत्ता से 89 में उखाड़ फेंका था। उन्हीं की पत्नी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वीपी सिंह ने इन सब लोगों को तैयार किया। आखिरी मसला रह गया चंद्रशेखर जी का, क्योंकि चंद्रशेखर जी अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो वीपी सिंह ने मुझे कहा कि चंद्रशेखर जी से कहो जाके कि मेरी प्रार्थना है कि सोनिया जी से को बनाना है और इसके लिए मैं उनके यहाँ आना चाहता हूँ। तो मैं गया कि वो शाम को आना चाहते हैं आपके यहाँ। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि वो क्यों आना चाहते हैं, मैं खुद आऊँगा। ये भी उस समय एक बड़ा बड़ापन था कि अगर बड़े लोग ये नहीं सोचते थे कि वो हमारे यहाँ आए तभी बात करें, वो चले जाते थे। जैसे अटल जी से एक बार चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो अटल जी ने कहा नहीं, मैं ही आपके यहाँ आ रहा हूँ, मैं ही आता हूँ। और वो गए चंद्रशेखर जी के झोपड़ी में 3 नंबर में, साउथ एवेन्यू में। यहाँ पर जब वीपी सिंह ने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो वो खुद वीपी सिंह के यहाँ शाम को आ गए। आके उन्होंने वीपी सिंह को सब समझाया, आधे घंटे उनकी अकेले में बात हुई। उसके बाद ए.बी. वर्धन, राजा भी जिंदा है, वर्धन साहब तो चले गए, राजा सीताराम येचुरी, ये सब लोग बाद में आए। और उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि हमने सोनिया गांधी को सपोर्ट देने का फैसला किया है। चंद्रशेखर जी बैठे थे वहाँ। चंद्रशेखर जी ने सारा सुना और कहा कि अब मैं देश की होने वाली प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, और अनाउंस करके मुझसे कहा चलो। तो हम उनको लेकर के सोनिया गांधी के यहाँ चले। रास्ते में मोबाइल शुरू हो गए थे, रास्ते में सोनिया गांधी का फ़ोन आया कि इधर से ना आए, मेन गेट से, एक छोटा गेट है विज्ञान भवन के सामने, वहाँ से आए। तो हम वहाँ से अंदर गए, चंद्रशेखर जी की उनकी बातचीत हुई। पर लौटते हुए चंद्रशेखर जी ने मुझे एक बात कही कि संतोष, तुम विश्वनाथ के पास जाओ और विश्वनाथ से कहो, वो उनको नाम ही लेते थे, विश्वनाथ कहते थे, क्योंकि वीपी सिंह के बड़े भाई उनके दोस्त थे चंद्रशेखर जी के, संत भगत सिंह जो सांसद थे। तो कहने लगे संतोष, तुम उनके पास जाओ और वीपी सिंह से कहो कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा न करें, ये टिश्यू की तरह इस्तेमाल करती है और फिर कांटेक्ट नहीं करती है। मुझे इसका बड़ा अनुभव है। तो मैं उनको घर छोड़ के फिर वीपी सिंह के पास गया। मैंने कहा ये संदेश दिया है उन्होंने। उनका भाई साहब से कहना कि छोड़ दो, आज का सवाल आज के प्रधानमंत्री का है, देश हित का है, कल क्या होगा कौन जानता है। इसलिए आज हमको अपना रोल प्ले करना चाहिए, बाकी भविष्य में देखते हैं क्या होता है। तो मैं फिर चंद्रशेखर जी के पास गया। चंद्रशेखर जी के पास बाहर प्रेस बैठा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने मेरा ये जवाब सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब से कह दो कि अनाउंस कर दें, उन्होंने बुला लिया प्रेस को और अनाउंस कर दिया कि मैं सोनिया गांधी को समर्थन करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी का पटाक्षेप हो गया। अडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2013 तक। 14 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए। नरेंद्र मोदी जी कैसे आए, किन वायदों के ऊपर आए और कैसे देश के लोगों ने उनका साथ दिया, ये फिर अलग कहानी है। पर कुल मिलाकर के इस किताब के ज़रिए लोगों को ये पता चलेगा कि डॉक्टर मंजूर आलम का, अहमद पटेल का, सोनिया गांधी का। और सोनिया गांधी इतनी शार्प थी कि वो छोटी छोटी चीज़ में नज़र रखती थी। ये मैंने इस किताब में लिखा है। एक बार मैं वीपी सिंह के घर से निकल के अकबर रोड से किनारे किनारे जा रहा था, हाँ, तो पीछे यहाँ से रीड कर देना जी, कोई बात नहीं। तो पीछे से एक शोर आया, हूटर की आवाज़ आई, मैंने किनारे कर लिया, गाड़ी निकल गई। आपको मालूम भी नहीं कि सोनिया गांधी का? हमको नहीं पता था, हमको लगा कोई गया होगा, क्यों उन दिनों हर आदमी हूटर बजा के ही निकलता था, आज भी निकलता है। अगले दिन शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने जिक्र किया, कल मैंने आपको देखा था। मैंने कहा आपने कहाँ देखा? कहने लगे मैं ऐसे आ रही थी और आप गाड़ी चलाते जा रहे थे। अब सोचिए कि खाली सड़क पर हूटर बजाती हुई एक गाड़ी विद एम्बुलेंस निकल रही है, सब आगे
खाली कराते जाते थे उनके लिए। उस 1 सेकंड की झलक ने उन्होंने देख लिया कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तो सोनिया गांधी जिसको याद रखना चाहती हैं उसको याद रखती हैं, और जिसे भूलना चाहती हैं उसे भूल जाती हैं। आज भी उनका यही है, आज भी बहुत शार्प हैं वो, और जिस चीज़ को वो याद रखना चाहती हैं याद रखती हैं, जिसे भूलना चाहती हैं भूल जाती हैं, जिसको बनाना चाहती हैं बना देती हैं। लेकिन इन दिनों उनकी तबीयत ख़राब है, पर अगर कहीं अल्लाह मियाँ है तो उनको लंबी उम्र दें। डॉक्टर मंजूर आलम चले गए, पर इतिहास के ये 2 कैरेक्टर हैं। डॉक्टर मंजूर आलम को लोग नहीं जानेंगे, शायद आप ही के इंटरव्यू से जानेंगे कि डॉक्टर मंजूर आलम का 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने में कितना बड़ा रोल था। तो ये पूरी कहानी है। वैसे इस किताब के बहुत सारे और भी किरदार हैं। इसमें आडवाणी जी हैं, अटल जी हैं, उनके साथ मुरली मनोहर जोशी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। मैंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान है अभी हमारे बीच में। अनगिनत कैरेक्टर हैं। जिन कैरेक्टर्स ने, इसमें राज बब्बर है, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा है। राज बब्बर तो आए ही पॉलिटिक्स में, इस किताब में उनका जिक्र है बहुत कि किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में आए। इसमें बाला साहब ठाकरे हैं, कमल मुरारका हैं। तो इस किताब के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अगर लोग पढ़ेंगे इसको तो उन्हें इतिहास के उस खित्ते की जानकारी मिलेगी, उस हिस्से की जानकारी मिलेगी जिस हिस्से को जानबूझ करके लोगों की नज़रों से गायब कर दिया। 87 to 90 2004 तक की मुख्य घटनाएं इसमें देखने को मिलेंगी आपको। सर, अगर हम इसके अंदर बात करें, एक मैं हाइलाइट्स इसके अंदर भी देख रहा था, उसमें कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मुझे आरएसएस से ख़तरा है, यानी वो मुझे मार देंगे। तो इसके पीछे की कुछ बताएं कि क्या कुछ था, क्या पीछे सारी चीज़ें थी थोड़ा सा। गुफरान साहब, अटल जी से जुड़ी हुई इसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो ये है कि देश में राजीव गांधी का शासन था, अपोजिशन बहुत डाउन लेवल पे था। चंद्रशेखर जी के दिमाग में आया कि एक नई कोशिश शुरू करें। तो उन्होंने अटल जी से कहा कि गुरुजी आपसे मिलना है। वो उनको गुरुदेव कहते थे। अटल जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी मैं आपके घर आता हूँ। उनके घर आए तो उनका कि बताइए, उनका कि बताना कुछ नहीं है। मेरा विचार है कि शरद पवार कांग्रेस छोड़ दें, मैं जनता पार्टी छोड़ता हूँ। वो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें। हम तीनों मिलकर देश में घूमते हैं और देश के लोगों को बताते हैं कि देश में क्या संकट है, क्या होना चाहिए। हम तीनों घूमेंगे, पार्टी अभी नहीं बनाते हैं, खाली मिलके घूमते हैं। और लोग अगर साथ आएंगे तो फिर बाद में चुनाव भी मिलके लड़ लेंगे, एक पार्टी बना लेंगे। पर पहले हम देश के लोगों को अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, उनको बताएं कि देश के सामने संकट क्या है। अटल जी सुनते रहे। फिर अटल जी ने कहा, चंद्रशेखर जी, शरद ये काम कर सकते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? कहा अटल जी ने कहा कि आप आरएसएस को जानते नहीं। अगर मैं आरएसएस की लाइन से हटा तो मेरी हत्या हो जाएगी। इस किताब में जिक्र है इसका। एक घटना तो ये है। दूसरी अटल जी की घटना ये कि वीपी सिंह की सरकार चल रही थी और आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू कर दी थी। उस रथ यात्रा में आडवाणी जी ने कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो हम इस सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं। आडवाणी जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। वीपी सिंह ने तय किया कि आडवाणी जी को बिहार में अरेस्ट करना है। उन्होंने लालू जी से कहा कि अरेस्ट कर लो। मुलायम सिंह चाहते थे यूपी में करना। वीपी सिंह को लगा कि अगर यूपी में आएंगे तो ज़्यादा बड़ा दंगा हो जाएगा, इनको बिहार में ही अरेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने लालू से कहा अरेस्ट करने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्ट हो गए बिहार में। अटल जी वीपी सिंह के पास गए और उनसे कहा कि मैं समर्थन
वापसी का पत्र देने राष्ट्रपति के पास यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करता चलूँ। तो वीपी सिंह ने कहा कि अटल जी, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर नहीं कर सका तो मैं किस बात का प्रधानमंत्री हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को की बात कही थी बाबरी मस्जिद पे। अटल जी ने कहा कि एक रास्ता हो सकता है, सरकार भी बच जाएगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे मैं खुद अपने सर पर 5 ईंटें ले जा कर के उस जगह पर रख दूंगा जहाँ बाबरी मस्जिद है, बस 5 ईंट, और सरकार बच जाएगी, मस्जिद भी बनी रहेगी। वीपी सिंह ने फिर वही कहा, कहने लगे अटल जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस को, आप 5 लाख ईंट रखें या 5 ईंट रखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो टूट गया। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा नहीं। तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ। और अटल जी से कहा कि अटल जी, कभी तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप अपनी बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कलम की एक नोक से आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दीजिएगा कि वहाँ राम मंदिर बनेगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने रहते नहीं कहूँगा। तो अटल जी ने कहा कि फिर मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति के पास। तो वहाँ सीधे अटल जी राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति को समर्थन वापसी का खत सौंप दिया। सरकार गिर गई। फिर अटल जी प्रधानमंत्री हुए। तो एक दिन मैंने वीपी सिंह से कहा, मैंने कहा अटल जी को याद तो दिलाइए कि वो प्रधानमंत्री हैं, अब वो कलम की नोक से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दें। खैर ये तुम सही कह रहे हो। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन मिलवाया। उस समय के प्रधानमंत्रियों में एक बात होती थी कि अगर किसी का फ़ोन आता था तो जैसे ही पता चलता था वो सब छोड़ के जवाब देते थे। अटल जी का फ़ोन आ गया 10 मिनट में। हाँ विश्वनाथ जी, आपने फ़ोन किया था? उन्होंने कहा हाँ अटल जी, मुझे घटना याद आ गई। क्या? आप जब जा रहे थे तो मैंने कहा था कि अटल जी, कभी तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। ये घटना भी मेरे ख्याल है इसमें है किताब में कि आप कभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अपने कलम की नोक से आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अभी भी है, आप राम जन्मभूमि बना सकते हैं। तो अटल जी तेजी से उधर, उन फ़ोन में आवाज़ बहुत निकलती थी, वो जो हाथ वाले फ़ोन होते थे, लैंडलाइन वाले, बड़ी तेजी से अटल जी हा 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 करके हंसे और बात ख़त्म हो गई। उनका अंदाज था। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये भी घटना मुझे याद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसको कहें वक्त ने, अल्लाह मियाँ ने, जिसको भी आप कहें, उसने मुझे ये मेरी किस्मत में कुछ ऐसे लम्हे डाले कि मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स का गवाह बन गया। तो ये जो अटल जी वाली बात आपने कही है, ये पहली बात तो मुझे चंद्रशेखर जी ने बताई, और मैंने उसी समय इसको कहा भी था टेलीविज़न पे, और मेरी किताब भी आ गई थी जब अटल जी, लेकिन किसी ने इसका खंडन अभी तक नहीं किया। संघ ने भी आज तक खंडन नहीं किया, आज तक, कि नहीं संघ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हकीकत मबनी है पूरी तरह से। जी सर, क्योंकि आप बड़े सहाफ़ी रहे, आप राइटर रहे, ऑथर रहे, कई आपने किताबें तहरीर की। अब आपने ये किताब जो है जिस तरह से उर्दू एडिशन में दस्तयाब है, तकरीबन 450 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है। तो अभी मैंने कई हिस्से पढ़ भी रहा था, तो आपने मौजूद सियासत को किस एतबार से आपने देखा है? क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से देखते हैं करंट सिनेरियो की जो सहाफ़त है या सियासत है, यानी दोनों एतबार से आप कितना चेंजिंग देखते हैं, कितनी ज़्यादा तरमीम हुई है, क्या चीज़ों को मानते हैं आप, उनके पीछे क्या मकसद है, क्या चीज़ें चल रही हैं, बताइए थोड़ा सा। ये आपका ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अपने नज़रिए से चीज़ों को आंकता है, उनको एनालाइज करता है। जिस दौर में ये किताब लिखी गई, उस दौर की सियासत और उस दौर की सहाफ़त आज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस समय ऐसे लीडर थे जो अपनी ज़ुबान
के ऊपर अड़े रहते थे। उस समय ऐसे लीडर थे जिनके लिए मुल्क सबसे पहले था। पार्टियां कोई भी रही हों, लेकिन मुल्क उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। और मुल्क के मसले पर वो आपस में बात कर लेते थे फ़ोन मिला करके, और वो प्रेस को नहीं बताते थे कि हमने ये बातचीत की। ये सियासत का हाल था। सहाफ़त का हाल ये था कि उस समय जो जर्नलिस्ट थे उनके लिखने की कीमत होती थी, उनकी वक़्त होती थी, उनके लिखने पर लोग भरोसा करते थे। मैं फिर दोहराता हूँ कि उस समय मेरी ही स्टोरी पर 2 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफ़ा हुआ। मेरी स्टोरी के ऊपर कई कैबिनेट मिनिस्टर्स का इस्तीफ़ा हुआ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके लिखने पर या जिनके बोलने पर देश में बहुत फ़र्क पड़ा। अब आज की सियासत ज़ुबान पे कायम रखने वाले नेताओं के पास नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के पास है जो मार्केट ओरिएंटेड लीडर हैं। उनके लिए बाज़ार प्रधान है, इंसान प्रधान नहीं है। हमारे ज़माने में जर्नलिज़म भी मार्केट ओरिएंटेड नहीं था। जर्नलिज़म भी लोगों के लिए था। जिस चीज़ में लोगों के ऊपर असर पड़ता है उसको लोगों तक पहुंचाना, और जिस चीज़ से लोगों को नुकसान होता है उस चीज़ को पावर तक पहुंचाना, ये जर्नलिज़म का 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम था। आज ऐसा नहीं है। आज किस तरीके से हम मार्केट के लोगों को राजनीति में इस्टेब्लिश किए रहें, पावर में वो बने रहें, पावर को कैसे कैप्चर करें, उसकी तारीफ़ कैसे हो, आज का जर्नलिज़म ऐसा हो गया है। और आज के जर्नलिज़म में जो सबसे बड़ा नुकसान है कि एंकर अपने को जर्नलिस्ट कहने लगा है, जबकि उसके खाते में जर्नलिज़म का मतलब ही बदल गया है। जर्नलिस्ट होने का मतलब होता था लोगों के तकलीफ़ को लोगों के सामने लाना। और जर्नलिज़म का काम उस समय जिस समय की आप पूछ रहे हैं सहाफ़त की बात, सहाफ़त का रोल ऐसा होता था जैसे डॉक्टर का रोल होता है। क्योंकि डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि ये मर जाएगा। या जज का रोल, कि जज कभी भी अगर पैसा लेके फ़ैसला देने लगे और जो अपराधी है उसी को बरी करने लगे, तो फिर जिसको जस्टिस कहते हैं, जिसको न्याय कहते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। तो फिर हो जाएगा कि अंधेर है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहावत भी अपनी यहाँ बनी हुई है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जज भी फैसला सोच समझ के देते थे, और जो सियासतदान थे या सहाफ़ी थे वो भी डॉक्टर की तरह से रोल प्ले करते थे कि, और उनके लिखने पर हिंदुस्तान के लोग भरोसा करते थे। और हिंदुस्तान के लोग उस समय ये कहते थे कि जब हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है, कोई भी सरकार नहीं सुने, जुडिशरी नहीं सुने, तो कहाँ चले जाओ, आप जर्नलिस्ट के पास चले जाओ। उसने अगर अखबार में लिख दिया तो हमारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। ये उस दौर में जर्नलिस्टों के प्रति भरोसा था, विश्वास था। आज सहाफ़ियों के ऊपर भरोसा नहीं है। आज सहाफ़त एक तरीके से प्रो मार्केट टूल हो गई है, बाज़ार के हाथ का खिलौना हो गई है। किस तरीके से आप क्या चीज़ बेच सकते हैं, किस चीज़ की इज्जत उतार सकते हैं, यही सहाफ़त का एक एम हो गया है। और सियासत तो आज की ज़मान पे, आज के समय में बाज़ार के लोगों के कौन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, बाज़ार के लोगों को कौन इस्टेब्लिश कर सकता है, कौन उनकी दलाली कर सकता है, माफ़ कीजिएगा 99% ऐसे ही लोग सियासत में भी हैं और ऐसे ही सहाफ़त में भी हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जब मैं ये कह रहा हूँ तो आँख में आँख डाल के मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसी सियासत और सहाफ़त के ख़िलाफ़ अपना हाथ खड़ा करते हैं। अपना हाथ खड़ा करने का मतलब समर्थन नहीं है। जयप्रकाश जी कहते थे, लोकनायक जयप्रकाश जी, कि अन्याय के खिलाफ़ अपना कांपता हुआ हाथ खड़ा करना खिलाफ देश की बहुत बड़ी सेवा है। और इस गांधी भी एक बात कहते थे, गांधी जी, कि हिंदुस्तान के लोगों को नो कहना सीखना पड़ेगा, ना कहना। हम नहीं जानते हैं, हम मना कर दें। हम नहीं जानने को हम अपना हथियार न बनाएं, ताकत न बनाएं कि हम कुछ भी बोल दें, जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। किसी के भी मुंह में कुछ भी डाल करके आप कुछ चारों तरफ फैला दो और कह दो कि यही सच्चा इतिहास है। ये उस समय नहीं होता था, आज भी नहीं होना चाहिए।
तो मैं ऐसे जर्नलिज्म के ख़िलाफ़, ऐसी सियासत के ख़िलाफ़ और ऐसी सहाफ़त के ख़िलाफ़ मैं जयप्रकाश जी के शब्दों में अपना अकेला सही लेकिन मैं हाथ उसके ख़िलाफ़ खड़ा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हिंदुस्तान के मायना सहाफ़ी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट संतोष भाटिया साहब, जिनकी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, जो उर्दू एडिशन में दस्तयाब है, उस पर बात कर रहे थे। मेरा मानना ये है कि तमाम लोगों को ये किताब मुताला करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर से वो नौजवान सहाफ़ी, वो नौजवान कलमकार जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या बड़े सहाफ़ी बनना चाहते हैं, उनको लाज़मी तौर पर ये किताब पढ़नी ज़रूर चाहिए। मुंसिफ टीवी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवंत सिंह के साथ मैं मोहम्मद ग़ुफ़रान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।